दोस्तों, भारत अब मध्यावधि लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के सामने अब संसद के नंबर नहीं बल्कि संसद के बाहर जनाधार का नंबर हावी होना शुरू हो चुका है। सरकार को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल होती जा रही है। उत्तर प्रदेश समेत दक्षिण भारत को यदि छोड़ दे तो तमाम उत्तर प्रदेश समेत बड़े राज्य, या चाहे वो हिंदी भाषी भारत के हो, नॉन हिंदी भाषी भारत के हो, महाराष्ट्र या उड़ीसा जैसे राज्य, या फिर पूर्वोत्तर भारत को आप देखें, बंगाल को देखें, पूर्वी भारत को देखें, उड़ीसा को देखें, सब के सब भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हो, सत्ता अब इस मन स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश में है। और जो हालात बनते जा रहे हैं, अगले 2 हफ्ते इस देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 2 हफ्तों के भीतर जो आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस आमूल चूल परिवर्तन के दौर में अब भूल जाइए कैबिनेट विस्तार या कैबिनेट रिशफल की बातें। भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी सरकार अब अपने लिए कोई कोर्स करेक्शन इस देश की जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। अब चिंता उस स्थिति की बनती जा रही है जिसकी चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं की और 2014 तक का इंतजार किया और 44 लोकसभा सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश गंवाने के बाद कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव को एफोर्ड करने की स्थिति में कम से कम आज की तारीख में तो नहीं हो सकती, खासकर ऐसी पार्टी जिसका जनाधार दक्षिण भारत में बेहद कम या न के बराबर हो। लेकिन आज कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं, उन आंकड़ों के बाद तो ये साफ हो चला है कि मोदी सरकार के लिए अगले 2.5 साल दुश्वारियों भरे हैं और इन 2.5 सालों का सामना करने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार को कई बड़े बड़े काम करने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने तक, और इन सब के लिए दिल्ली में नंबर चाहिए। दिल्ली में नंबर के साथ साथ 2029 से आगे सत्ता को बनाए रखने की गारंटी चाहिए। लेकिन इन सब गारंटी पर पलीता लगाने की स्थिति यदि मोदी सरकार के अपने आंकड़े जाहिर करते हुए नजर आए तो साफ जाहिर हो जाता है कि नीति आयोग के आंकड़े आखिर जारी क्यों किए गए। दिल्ली बोलती है, दिल्ली बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दिल्ली के अंदर से जब गुजरात लॉबी बोलने की कोशिश करती है तो बिना बोले फैसले लेती है। और बिना बोले फैसले लेने की वो परिस्थितियां क्या है जिन परिस्थितियों में इस देश के अंदर राहुल गांधी की सभा में नौजवानों की भीड़, चाहे वो जंतर मंतर की हो या कोटा की हो, देहरादून की हो या प्रयागराज की हो, या उससे आगे बढ़कर लड़कियों और महिलाओं की भीड़ पुणे की हो, तमाम परिस्थितियों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी सत्ता के खिलाफ जा रहा है। जेन अल्फा भी स्कूलों से लेकर गांव कस्बों तक सत्याग्रह की स्थिति में खुद को रख रहा है। लेकिन उस हालात में मोदी सरकार दिल्ली में बैठकर लुटियंस दिल्ली से, सेंट्रल विस्टा के जमाने की लुटियंस दिल्ली से यदि सत्ता और सियासत को अपने पक्ष में मोड़ने का सपना देख रही है तो उन सपनों पर पलीता जो आंकड़े लगा रहे हैं, आइए जरा उन आंकड़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग का गठन मोदी सरकार ने ही किया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह जो नया आयोग लाया गया वो नीति आयोग कहा गया। और उस नीति आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था की चिंता करने वाले और मध्य वर्ग को तो डरा ही रहे हैं। मध्य वर्ग की सियासत के ऊपर चुनावी हिंदुत्व का घोल पिलाकर जिस प्रकार से सियासत की जा रही थी और जिस प्रकार से वोट बैंक का निर्माण किया जा रहा था, उस पर सबसे ज्यादा पलीता लगने वाला है, यह इस रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाता है। यह रिपोर्ट अभी मेरे हाथों में है, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अभी 145 करोड़ है। हम भारत के लोग 145 करोड़ के नंबर तक पहुंच चुके हैं। और 145 करोड़ की इस आबादी में जरा ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट बने हुए हैं। 65 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा है, मतलब जो काम में है या काम मांगने की स्थिति में है। और 79 करोड़ 60 लाख लोग, मतलब 80 करोड़ में सिर्फ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। ये ना तो वो काम मांग रहे हैं और ना ही वो काम तो भले ही मांग रहे हैं लेकिन काम कर नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम मांगने लायक भी नहीं है उसमें। लेकिन जरा इस रिपोर्ट के नीचे आकर के देखिए कि जो लेबर फोर्स है
उसका 44% हिस्सा यानी 65 करोड़ 40 लाख का जो लेबर फोर्स है, जो कामकाजी आबादी है, उसका 44% हिस्सा जो 29.2 करोड़ के करीब बैठता है, वो हिस्सा खेती किसानी में है। अब खेती किसानी की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खेती किसानी में है। अदृश्य बेरोजगारी, जहां 4 लोगों की जरूरत है वहां 12 लोग काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि किसी तरह मजबूरी में कुछ नहीं मिल रहा तो खेती किसानी में ज्यादातर लोग। अब इस 29 करोड़ से आगे अगर देखने की कोशिश करें तो कुछ और आंकड़े सामने आते हैं। 7.5 करोड़ लोग कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, चाहे वो ईंटा ढो रहे हो, चाहे वो प्लास्टर कर रहे हो, चाहे वो डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो, चाहे उसमें वो वायरिंग कर रहे हो, बिजली की वायरिंग, चाहे वो सेंटरिंग का काम कर रहे हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डिजाइनर हो या ठेकेदार हो। ऐसे लोगों की आबादी 7.5 करोड़ है जो इस देश में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, गांव कस्बे से लेकर हाई राइज बिल्डिंग तक, शहरों तक, मेट्रो सिटी तक। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है इस देश में, जो फैक्ट्रियां हैं उसमें काम करने वाले मजदूर से लेकर इंजीनियर तक और लोडिंग एंड अनलोडिंग करने वाले मजदूरों तक, इन सब की तादाद 7 करोड़ 20 लाख के आसपास है। 7 करोड़ 20 लाख लोग वहां पर इंगेज हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ इतने भर नहीं है। इन आंकड़ों में अगर और जोड़ करके देखें तो 18 करोड़ 90 लाख लोग सर्विस सेक्टर में है, यानी नौकरी करने से लेकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, सिम कार्ड बेचने से लेकर के किराना दुकान चला रहे हैं, दवा की दुकान कर रहे हैं, ऐसे लोग सर्विस सेक्टर कहे जाते हैं। 18 करोड़ 90 लाख लोग यानी सरकारी प्राइवेट नौकरियों से लेकर डिलीवरी बॉय का काम करने वाले लोगों तक, ऐसे लोगों की तादाद 18 करोड़ 90 लाख है। और 2 करोड़ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसी 65 करोड़ में से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। और इन 2 करोड़ लोगों की तादाद आपको कहां दिखती है? ये 2 करोड़ लोगों की तादाद कोटा में दिखती है जब राहुल गांधी जाते हैं। इनकी तादाद जंतर मंतर पर दिखती है, जेएनजी के आंदोलन में दिखती है। ये कॉकरोच भी कहे जाते हैं और ये दिमागी नक्सल भी कहे जाते हैं। समय समय पर इनके लिए नया नया टर्म ढूंढ लिया जाता है। तो ये 2 करोड़ ही नहीं है बल्कि इनकी तादाद इससे बहुत ज्यादा है, जिसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। ये आंकड़े दरअसल जो आपने देखे हैं, ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो कम से कम भारत में कागजों पर ही सही काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। अब जरा उस तबके पर भी नजर डाल लेते हैं जो तबका काम में नहीं लगा हुआ है। और ऐसे तबके की आबादी 79 करोड़ 60 लाख है इस देश के अंदर, लगभग 80 करोड़ है। 5 किलो राशन वाला तबका आप इसे कह सकते हैं कि यही वो तबका है जो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर किसी तरह से अपना पेट पालने पर मजबूर है। चुनावी हिंदुत्व के दौर में जागो हिंदू जागो और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो वाली व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ तबका ज्यादातर यही से आता है। और इनकी तादाद आप देखने की कोशिश करें तो इनमें सबसे पहले देखना जरूरी हो जाता है कि पढ़ने लिखने वाले तबके कौन है। 6 करोड़ 40 लाख लोग 9वीं से 12वीं क्लास तक पहुंच रहे हैं। इनमें से 6 करोड़ 40 लाख लोग, लेकिन 9वीं से 12वीं तक तो पहुंच रहे हैं। 12वीं से आगे पहुंचने वाले लोगों की तादाद घटकर 4 करोड़ 46 लाख बच जा रही है। यानी 2 करोड़ लोग इनमें से ऐसे हैं जो कॉलेज का मुंह नहीं देख पा रहे हैं। ना तो वो आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, ना कोई डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कॉलेज जा रहे हैं, ना डॉक्टरी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए लॉ करने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। किसी काम के लिए वो 12वीं से आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी तादाद भारत के अंदर लगभग 2 करोड़ लोगों की है, क्योंकि 6 करोड़ 40 लाख से आंकड़ा घटकर 4 करोड़ 46 लाख पर पहुंच जा रहा है 12वीं के आगे का। और इसके अलावा इसी तबके के बीच की स्थिति को आप देखें तो कई सारे ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिस फैक्ट को देखने के बाद लगता है कि सरकार आखिर चुनाव जल्दी क्यों कराने के लिए मजबूर हो सकती है। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि इसी तबके में से 8 करोड़ 70 लाख लोग, 8.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें नीट यूथ कहा गया है। वो वाला नीट नहीं जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वाला नीट नहीं। इस नीट का मतलब है कि ना तो ऐसे नौजवान रोजगार के योग्य बनाए जा सके हैं, ना तो ऐसे नौजवान पढ़ लिख पाए हैं, ना तो ऐसे नौजवान किसी तरह की स्किल सरकार से प्राप्त कर सके हैं जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके।
ये तादाद 8 करोड़ 70 लाख लोगों की है। और जब इनमें 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों का आंकड़ा आप जोड़ लेते हैं तो ये आंकड़ा तकरीबन 11.25 करोड़ पर पहुंचता है। और ये 11.25 करोड़ की संख्या मौजूदा दौर में सरकार को डरा कैसे रही है? तो ये डरा जिस रूप में रही है उस रूप को देखने और समझने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी को लगभग 23 करोड़ 59 लाख वोट प्राप्त हुए, वही कांग्रेस पार्टी को 13 करोड़ 67 लाख वोट प्राप्त होते हैं। आंकड़ा तकरीबन 10 करोड़ वोटों का है। और 10 करोड़ वोटों का जो अंतर दिखाई देता है, 9 करोड़ 88 लाख के करीब वोटों का जो अंतर दिखाई देता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, अब जेनजी और जेन अल्फा के आंदोलन के दौर में यही 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगार और 8.7 करोड़ ऐसे बेरोजगार जो किसी लायक नहीं बचे हैं, ये नंबर और ये आंकड़ा जब 11 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ 2026 में दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि 2029 आते आते ये आंकड़ा 14 से 15 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि तब जेनजी पूरी तरह से वोटर होगा। 2011 में जन्मा हुआ आखिरी बैच का जेनजी भी 2029 में वोट डालने के काबिल होगा। लिहाजा जो आंकड़ा अभी 11.25 करोड़ का ये दिख रहा है, 2 करोड़ प्लस 8.7 करोड़, 10 करोड़ 70 लाख यानी 11.25 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये 15 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये 15 करोड़ की तादाद सरकार को डरा इसलिए रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से 13 करोड़ 67 लाख वोटों पर 2024 में ही पहुंच चुकी है। उसके बाद अब चुनावी हिंदुत्व का क्या होना है और इसके आगे की परिस्थितियां आज के दैनिक भास्कर अखबार के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो उसे भी आप देख लीजिए। दैनिक भास्कर कहता है कि पिछले एक दशक में 2015 से 25 के दौर में, यानी अब 26 शुरू हो चुका है, हम 26 के मध्य में है, इस दौर में जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों के मुताबिक जो खाली पद केंद्र सरकार में थे उनकी संख्या जो 2024 में 4.25 लाख के करीब थी, वो अब 8.25 लाख पहुंच चुकी है। 8.25 लाख पद केंद्र सरकार में खाली है। और इन 8.25 लाख पदों की स्थिति आप देखें तो 16% पद रेलवे में खाली है, 6% हेल्थ में खाली है, जबकि इन दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट में 2015 में 0 वैकेंसी थी। 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने रेलवे से लेकर हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार के अधीन जो संस्थाएं हैं हेल्थ सेक्टर की, उसमें इतनी भर्तियां कर दी थी कि 2015 में 0 वैकेंसी रेलवे और हेल्थ में थी। अब 16% वैकेंसी रेलवे में है और 6% वैकेंसी हेल्थ सेक्टर में है। तो ये एक अलग सी अर्थव्यवस्था है कि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाली तादाद अब अग्निवीर से आगे बढ़कर हुई है। किसानी करने वाली तादाद एमएसपी गारंटी मांगने वालों तबके से भी आगे बढ़कर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भारत की स्थिति डवाडोल हो रही है, चीन पर आयात आधारित अर्थव्यवस्था में हम तब्दील हो चुके हैं, वहां से जो मार पड़ रही है उस मार में भारत का रुपया जिस प्रकार से टूट रहा है, कब सेंचुरी मार दे, कब विराट कोहली की बराबरी करने लगे सेंचुरी मारने में भारत का रुपया, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 95 से 100 के बीच वो झूलता हुआ दिख रहा है, कभी भी 100 पार कर सकता है। तो रुपया के टूटने की वजह से आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ रही है, उसकी कमाई, उसकी क्रय शक्ति पर वो प्रभाव पड़ रहा है, वो अलग से सरकार को डरा रहा है। और जब वैकेंसी भारत सरकार में निकलती है दोस्तों, तो सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ही उससे लाभान्वित नहीं होते। कोचिंग चलाने वाले छात्र, कोचिंग चलाने वाले शिक्षित बेरोजगार, जिन मकानों में कोचिंग चलता है उन मकानों वाले के वो मकान मालिक, जहां स्टूडेंट लॉज में या हॉस्टल में रहते हैं वो इलाका, फोटो स्टेट करने वाले, खाना बनाने वाले, कुक का काम, मेड का काम करने वाले, इन सब की एक पूरी चेन बनती है रोजगार की। वो सेक्टर भी एक साथ प्रभावित हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8.25 लाख वैकेंसी है तो तय मानिए कि इस देश के अंदर राज्य सरकारों की वैकेंसी मिला दें तो 25 लाख से कम वैकेंसी भारत के अंदर सरकारी नौकरियों की नहीं है। और 25 लाख वैकेंसी के लिए जो रोजगार जनरेट होता है वैकेंसी निकलने से, वो 2.5 से 3 करोड़ का होता है, जबकि शिक्षित बेरोजगारों की तादाद ही 2 करोड़ की बताई जा रही है। तो सरकार वहां से भी डरी हुई है कि जैसे जैसे आज ये आंकड़ा 8.25 लाख के शिक्षित बेरोजगार का दिख रहा है, वो सरकारी वैकेंसी का दिख रहा है, अब आगे चलकर ये आंकड़ा और बड़ा दिखेगा। हो सकता है कि 10 लाख 11 लाख तक पहुंच जाए 2029 का लोकसभा चुनाव आते आते। तो वहां से भी सरकार को कहीं ना कहीं जनता को जवाब देने में मुश्किल होगी
क्योंकि अब जनता को जवाब देने में मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग अब इस बात को लेकर जनता को आंदोलित नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेता जो चुनाव में जाकर भाषण देते थे और कहते थे कि भाइयों बहनों, इतने ऊंची फीट की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति अमुक नेता या अमुक भगवान की लगा दी गई है और लोग ताली बजाते थे। अब जनता अपने कर्मों और अपनी किस्मत को ही भगवान मानकर सत्ता और सत्ता की मियाद तय करने की तरफ बढ़ चली है। तभी जेनजी भी खड़ा हो रहा है, तभी किसान भी खड़े हो रहे हैं, कभी जन अल्फा भी खड़ा हो रहा है और तभी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग और आदिवासी चेतना और दलित चेतना की बात करने वाले लोग भी अपने हक और हुकूक के लिए खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि आरक्षण विरोधी तबका भी सवर्ण आरक्षण और या दूसरे मांगों को लेकर देश के दूसरे हिस्सों में सड़क पर उतरता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ आरक्षण समर्थक, एक तरफ आरक्षण विरोधी, दूसरी तरफ दलित चेतना, तीसरी तरफ संविधान बचाओ की चेतना, चौथी तरफ पेशा कानून और दूसरे एक्ट को लेकर के जिस तरह से सरकार के रूल हैं वो, पांचवी तरफ खेती किसानी, जेनजी और जेन अल्फा वाले नौजवान, इतने तरह के सेक्शन के दबाव को दिन प्रतिदिन हर बीतते महीने के साथ, हर नए आंकड़े के साथ सरकार झेलने के लिए तैयार होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों में अब इतना ज्यादा जोर बचा नहीं है कि वो इसके लिए तैयार हो सके। तो इस स्थिति में रास्ता क्या बचता है दोस्तों? इस स्थिति में रास्ता एक ही बचता है कि अलोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाए और अलोकप्रियता सरकार को 100-125 सीटों पर, यानी 2009 वाली स्थिति में या 2004 वाली स्थिति में भाजपा को खड़ा कर दे। उससे बेहतर है कि क्यों न समय से पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव में और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के अपने कंट्रोल में रहते हुए चुनाव करा लिया जाए। यूपी लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिखा चुका है, विधानसभा चुनाव में पूरी फिल्म, यूं कहें इंटरवल के पहले की पॉलिटिकल फिल्म दिखाने के लिए तैयार है। तो जब ट्रेलर 2024 में यूपी दिखा चुका, इंटरवल के पहले की फिल्म दिखाने के लिए 2026-27 के चुनाव में वो तैयार है, तो इंटरवल के बाद की फिल्म देखने के लिए 2029 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, भारतीय जनता पार्टी और संघ कतई तैयार नहीं होंगे। ये बात तो करीब करीब तय है। लिहाजा फिल्म को इंटरवल के पहले ही खत्म करने की तैयारी दिल्ली के स्तर पर, अंदर खाने चर्चाओं के स्तर पर शुरू हो गई है। अब देखते जाइए अर्थव्यवस्था की भयावह हकीकत, नीति आयोग के द्वारा सरकार के आंख खोलने की कोशिशें और इन सब के बीच सत्ता के को लेकर उसी तरह की परिस्थितियां, अलोकप्रियता का अंदेशा उसी तरह से बढ़ता जाना जैसे अन्ना आंदोलन के बाद या 2011 के बाद, 2011 में बंगाल जीतने के बाद दिल्ली से जो परिस्थितियां बदली थी इसी जंतर मंतर से, और पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में माहौल बना था, वही माहौल अब जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, कहीं वो छात्रों की गूंज के रूप में सामने आ रहा है तो कहीं नीट प्रोटेस्टर के रूप में सामने आ रहा है। किसानों के आंदोलन ने 240 तक तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा ही दिया था। अब किसानों का गुस्सा कम तो हुआ नहीं, लेकिन उनके साथ साथ नौजवानों का गुस्सा भी जब सर चढ़कर बोलने लगा, तो उस स्थिति के लिए सरकार 2029 तक इंतजार करेगी, ये बात मेरे गले तो नहीं उतरती है। बाकी अगले 2 हफ्तों के पर नजर बनाए रखें। दिल्ली में हलचल तेज है, संघ के भीतर हलचल तेज है, गुजरात लॉबी के भीतर हलचल तेज है और सत्ता के भीतर हलचल से कहीं ज्यादा बेचैनी के हालात बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।